नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी में है बीजेपी। बता दें आपको, बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी में बीजेपी है। नए पार्टी अध्यक्ष की जल्द होगी घोषणा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक व्यापक बदलाव की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में नए पार्टी अध्यक्ष की घोषणा से होगी, जो वर्तमान में लंबित है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राजनीतिक बदलाव का उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है। नए पार्टी अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से पार्टी क्षेत्रीय और जातिगत प्रतिनिधित्व को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। आंतरिक समीक्षा। पार्टी की आंतरिक समीक्षा में पाया गया कि कई समुदाय, जिनमें पार्टी के पारंपरिक वोटर बेस के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, 2024 में पार्टी से दूर हो गए। बता दें आपको, जिससे वोट शेयर में काफी गिरावट आई। चुनावी रणनीति में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। बताते चले, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक व्यापक बदलाव की योजना बनाई है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में नए पार्टी अध्यक्ष की घोषणा से होगी, जो वर्तमान में लंबित है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राजनीतिक बदलाव का उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है। नए पार्टी अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से पार्टी क्षेत्रीय और जातिगत प्रतिनिधित्व को संतुलित करने का प्रयास कर रही है। आंतरिक समीक्षा। पार्टी की आंतरिक समीक्षा में पाया गया कि कई समुदाय, जिनमें पार्टी के पारंपरिक वोटर बेस के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, 2024 में पार्टी से दूर हो गए, जिससे वोट शेयर में काफी गिरावट आई। चुनावी रणनीति में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, क्या बीजेपी ने यूपी में बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? हाँ बिल्कुल सपना, देखिए न सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है बल्कि प्रोसेस भी चल रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो अभी संगठन में बदलाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी को काफी लेट हो गया है। 3 महीने से अधिक का समय निकल चुका है अब की, जबकि पूरी तरह से जितनी जिलाध्यक्ष है सबकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। कई जगहों पर आपस में विवाद है, कई जगहों पर जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण को साधा जा रहा है। और यही कारण है कि अब तक जो संगठन तैयार हो जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी का, अध्यक्ष भी और तमाम जो संगठन है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं 2027 पर भाजपा की नजर है और पार्टी ये देख रही है कि किस तरह से सामाजिक और जातीय समीकरण को बिठाया जाए, किस तरह से जो कार्यकर्ताओं की नियुक्ति इसी आधार पर की जाए कि 2027 में उसका लाभ मिल सके। जी, क्या लगता है कि मतलब कैसी तैयारी है बदलाव की? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि क्योंकि तैयारियों में काफी देर हो चुकी है, 3 महीने संगठन जो डेडलाइन थी वो पार हो चुकी है, 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा संगठन नहीं बना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस बात का प्रेशर जरूर है कि जो पीडीए है, समाजवादी पार्टी का, जो जिसने 2024 में करिश्मा किया था, उसकी काट किस तरह से खोजनी है और किस तरह से 2027 का रण जीतना है। यही वजह है कि तमाम जो जिलाध्यक्ष अभी नियुक्त नहीं हो पाए, तमाम जो संगठन की चीजें को और कसर बाकी रही है, उसमें समय लग रहा है, उसमें तमाम जो जातीय और राजनीतिक समीकरण साधे जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आनंद सिंह हमें यह जानकारी देने के लिए। बताते चले, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक व्यापक बदलाव की योजना बनाई है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे आपको कि बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी में है बीजेपी। बता दें, पहला, सबसे पहले नए पार्टी अध्यक्ष का चयन होगा। नए अध्यक्ष का चयन क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए होगा। संभावित उम्मीदवारों में श्रीकांत शर्मा का नाम सबसे आगे है। बता दें, दूसरा, मंत्रिमंडल विस्तार। नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद योगी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और जातिगत प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है।
तीसरा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बता दें, पार्टी अतिरिक्त प्रतिनिधित्व के लिए अवध, ब्रज, काशी, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़, प्रयागराज बेल्ट जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। चौथा बता दें, जातिगत समीकरण पार्टी पसी और कुर्मी समुदायों को अवध से, सैनी, मौर्य और शाक्य समुदायों को मध्य पूर्वी बेल्ट से और शाक्य समुदायों को ब्रज क्षेत्र से प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार कर सकती है। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से 90 डिग्री वाले मोड़ वाले ब्रिज पर सीएम सख्त हैं। भोपाल के 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर सीएम मोहन यादव का एक्शन। 8 इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। एजेंसी को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निर्माणाधीन ऐशबाग रेलवे ओवर ब्रिज की डिजाइन में आई तकनीकी खामियों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही और त्रुटिपूर्ण डिजाइन की शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि ओवरब्रिज का निर्माण तकनीकी मानकों के विपरीत किया गया था। क्या कार्रवाई हुई? तो चीफ इंजीनियर समेत 7 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। एक रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आरओबी का गलत डिजाइन प्रस्तुत करने के चलते निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपसे जानेंगे, वाकई में ये 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज समझ से परे है। इस मामले में एक्शन तो होना ही था, मगर सवाल ये है कि इतने दिनों से इस ब्रिज पर काम हो रहा था, सरकार कैसे बेखबर रही इतने वक्त तक? बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, 90 डिग्री का मोड़ अपने आप में एक अहमियत रखता है। दुर्घटनाओं को निमंत्रण देना कहा जा सकता है खुले तौर पर। इस लापरवाही के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड किया है। वहीं इन पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं और जिस कंपनी ने इसको जो कंपनी इसको निर्माण करा रही थी, जिसका निर्माण करा थी, उसको भी ब्लैकलिस्टेड करने के आदेश दिए गए हैं कि इस कंपनी को भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री का जो मोड़ है, अभी तक भारत के इतिहास में कहीं पे भी ऐसा पुल का निर्माण नहीं हुआ है कि इस तरीके का निर्माण हो। हाँ, पर प्राकृतिक मोड़ ऐसे देखे जा सकते हैं सड़क में, जिसमें जो पहाड़ों में होते हैं, लेकिन यहाँ पे शहर के अंदर 90 डिग्री का टर्न बनाना पुल के माध्यम से ये अपने आप में एक अजूबा था। जी, जब मामला मीडिया में आया तब सरकार एक्शन में आई है, उससे पहले सरकार कहाँ थी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पुल एक दिन में इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है, इसका एस्टीमेट बना होगा, बाकायदे इसका लेआउट डला होगा, लेकिन बेखबर थी सरकार। इस बात का भी ऐसा कह पाना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जब पुल का निर्माण हो चुका है, उसके बाद जब सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल हुआ है, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं, तब जाके कहीं ये कार्रवाई हुई है। जी, बहुत शुक्रिया संतोष सिंह ये जानकारी हमें देने के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया है। बता दें, यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास बादल फटा। उत्तरकाशी के बड़कोट के सिलाई बैंड में बादल फटने से भारी तबाही मची है। 8 से 9 मजदूर लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई। मजदूरों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। उत्तराखंड में देर रात से तेज बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़ ओजरी डाबरकोट के बीच सिलाई बैंड के पास बादल फटने से तबाही मच गई। इस दौरान यहां होटल निर्माण स्थल तबाह हो गया है, जिससे कई मजदूर लापता हो गए। लापता मजदूरों की तलाश में प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। वहीं सीएम धामी ने भी अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और त्वरित गति से राहत बचाव करने के भी निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार घटना देर रात करीब 12 बजे की है। बड़कोट थाना अध्यक्ष
दीपक कठैत ने बताया है कि यमुनोत्री हाईवे पर बादल फटने की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया कि यहां सड़क निर्माण और अन्य कार्य में लगे कुछ लोग टेंट लगा रहे थे। तेज सैलाब आने पर वे बह गए हैं। अभी तक 8 से 9 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। ये सभी नेपाली मूल के हैं। उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य का कहना है कि टीम ने लापता हुए लोगों की खोजबीन भी शुरू कर दी है। वहीं 10 अन्य श्रमिकों को रेस्क्यू कर पालीघाट लाया गया है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, क्या इस हादसे में लापता 8 से 9 जो मजदूर हुए हैं उनका कुछ पता चला? देखिए, मैं बात करूं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में जो आज बादल फटा उसमें 8 से 9 लोग जो मजदूर हैं, जो कि नेपाल मूल के निवासी हैं, और जो रात को 3 बजे जो त्रासदी हुई उसमें 8 से 9 लोग जो है लापता हैं और अभी तक कोई भी सूचना नहीं है उनकी, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार ढूंढ रही है। लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि अभी तक कुछ पता नहीं लग पा रहा है वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं हैं, या उन लोगों की स्थिति क्या है, क्योंकि मलबा ज्यादा होने के कारण जो ये भयावह स्थिति हो रखी है वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम भी है वो ढूंढने में लगी तो है, लेकिन ये है अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि मलबा ज्यादा होने के कारण, बारिश ज्यादा होने के कारण, और जो पानी आ रहा है वो लगातार आ रहा है, क्योंकि बारिश तब से रुकी नहीं है, क्योंकि बारिश बिल्कुल ही बंद नहीं है उत्तराखंड में। कल दिन से जो बारिश हो रही है वो अभी तक बिल्कुल ही थमने का नाम नहीं दे रही है। हर जगह बारिश हो रही है, कोई जिला ऐसा नहीं है जो जहाँ बारिश न हुई है। जी बहुत शुक्रिया सतीश हमें जानकारी देने के लिए। सिलाई बैंड नाम की जगह है जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड, और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग थे। अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। पालीघाट पे, सिलाई बेड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। और अगली खबर है प्रयागराज से, जहां मेला कुंभ में कचरा हटाने का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस जयंत बनर्जी और जस्टिस मदन पाल की बेंच ने ये फैसला सुरक्षित किया है। पक्षों की बहस को सुनकर हाई कोर्ट ने कहा कि चैम्बर में आदेश देंगे। छोड़े गए कचरे को हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में मेला प्रशासन द्वारा छोड़े गए कचरे को हटाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद जस्टिस जयंत बनर्जी और जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में महाकुंभ के 45 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा यमुना के किनारे छोड़े गए मलबे से फैली गंदगी व बरसात में गंगा के प्रदूषित होने का खतरा बताया गया है। वहीं इस कचरे के कारण एक बड़े इलाके में कछार भूमि पर खीरा, ककड़ी, करेले आदि की सब्जियों की खेती भी रुक गई है। झूसी में नदी में किनारे मोहल्ले प्रदूषण दुर्गंध से प्रभावित है। वहीं इस कचरे से गंगा नदी के जल जीवों वनस्पतियों को भी गंभीर खतरा है और समूचा पर्यावरण गंभीर संकट का सामना करने जा रहा है। ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क के साथ विधि प्रशिक्षण ले रहे देश भर से आए लॉ स्टूडेंट ने कड़कती धूप में नदी किनारे पैदल चलकर सारे सबूत एकत्रित कर जनहित याचिका दाखिल की है, ताकि गंगा यमुना नदी के आसपास का कचरा, सारा मलबा हटाया जा सके। याची विधि छात्रा अंशिका पांडे समेत अन्य लोगों ने जनहित याचिका में प्रशासन को क्षेत्र में छोड़ी गई गंदगी बरसात के पहले हटा लेने का समादेश जारी करने की मांग की है। याचिका में राज्य सरकार, डीएम प्रयागराज, मेला अधिकारी, नगर निगम और पुलिस कमिश्नर को पक्षकार बनाया गया है।
बताते चलें, प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में मेला प्रशासन द्वारा छोड़े गए कचरे को हटाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद जस्टिस जयंत बनर्जी और जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में महाकुंभ के 45 किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा यमुना के किनारे छोड़े गए मलबे से फैली गंदगी व बरसात में गंगा के प्रदूषित होने का खतरा बताया गया है। वहीं इस कचरे के कारण एक बड़े इलाके में कछार भूमि पर खीरा, ककड़ी, करेले आदि की सब्जियों की खेती भी रुक गई है। झूसी में नदी किनारे के मोहल्ले प्रदूषण दुर्गंध से प्रभावित है। वहीं इस कचरे से गंगा नदी के जल जीवों, वनस्पतियों को भी गंभीर खतरा है। और अगली खबर गाजीपुर से है, जहां रक्षा संपदा विभाग का बुलडोजर चला है। बता दें आपको, अंधऊ हवाई का अड्डा जमीन से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। जंगीपुर विधानसभा के अंधऊ गांव में बना है अंधऊ हवाई अड्डा। अंधा हवाई अड्डे की सैकड़ों एकड़ जमीन 17 गाँव में फैली हुई है। गाजीपुर में रक्षा संपदा विभाग ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंधऊ इलाके में स्थित रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बसे लोगों के निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। रक्षा संपदा विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वर्षों से विभाग की लगभग 235 एकड़ जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बना अंधऊ हवाई अड्डा भी शामिल है, जिसकी कुल भूमि लगभग 63 एकड़ में फैली है। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई पूर्व में दिए गए नोटिस के आधार पर की जा रही है। लोगों को समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, इसलिए विभाग की जमीन खाली कराई जा रही है। वहीं मौके पर नायब तहसीलदार विजयकांत पांडे ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की ओर से एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनकी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की बात की गई थी। मेरी तैनाती इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हुई है। यह कल 17 गांव में ऐसी जमीन है जिस पर अतिक्रमण है और उसे नियमानुसार खाली कराया जा रहा है। आपको बता दें कि गाजीपुर में रक्षा संपदा विभाग ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंधऊ इलाके में स्थित रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बसे लोगों के निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। रक्षा संपदा विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वर्षों से विभाग की लगभग 235 एकड़ जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बना अंधऊ हवाई अड्डा भी शामिल है, जिसकी कुल भूमि लगभग 63 एकड़ में फैली हुई है। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई पूर्व में दिए गए नोटिस के आधार पर की जा रही है। रक्षा संपदा विभाग का एक पत्र आया जिलाधिकारी महोदय को संबोधित कि इनके संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया गया है। तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि राजस्व की टीम जो है इनको प्रदान कर दी जाए, अपनी जमीन चिन्हित कर ले। पूर्व में ये लोगों ने सबको नोटिस दे चुके हैं और कई बार इसका अनाउंसमेंट भी कराया गया। जैसा आप देख रहे हैं, लगातार हम लोग आगे आगे अनाउंसमेंट करा रहे हैं और यहाँ पे शांति व्यवस्था के दृष्टिगत मेरी तैनाती की गई है और इनके कार्रवाई में किसी प्रकार प्रतिरोध कोई न करे। तो सारी जमीन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की है। कई सालों से लोग अतिक्रमण करके रखे हुए थे। अभी हमने इनको सब इंफॉर्मेशन फ्री करा रहे हैं। अभी चलेगी, लगातार चलेगी। तकरीबन 17 गाँव में फैली हुई है। गाजीपुर एयरफील्ड के नाम से हमारे यहाँ मेंशन है और जो भी अतिक्रमणकारी है सबकी मकान तोड़ी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।